हम सेमिनार की शुरुआत कर रहे हैं। लोग बाग मुस्कुरा रहे हैं कि इतनी देर कर क्या रहा था। देखिए आरसीएम में क्या 15 मिनट से ज्यादा की कोई बात है नहीं। जैसे आरसीएम जब चालू करेंगे तो 15 मिनट से ज्यादा आप समझ ही नहीं सकते, उसके बाद सिर खाना ही कहते हैं। तो अभी पटना में मेरी संजीव सर एक सेमिनार हुई थी, तो पटना में मैंने 15 मिनट में सेमिनार खत्म कर दिया। तो लोगों से फीडबैक लिया, लोगों ने कहा सर वेरी गुड, एक एक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, लेकिन पैसा पूरा वसूल नहीं हुआ। तो मैं आपका 150 रुपए वसूल करवा रहा था ताकि आपको लगे कि मैं भी पसीना निकाल के गया फालतू की बातों से। बाकी आरसी में तो 15 मिनट से ज्यादा की कोई बात ही नहीं होती, क्या समझा देंगे 15 मिनट से ज्यादा, कुछ होता ही नहीं। चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मैं इस सिस्टम में क्यों आया जबकि 13,000 चली हुई थी, जीवन एकदम अच्छा चल रहा था। तो आपका भी प्रश्न नंबर 1 है कि आपको यह लगता है, माइंड पहले प्रिपेयर करते हैं, अरे ये तो 3 लाख रुपए की सैलरी है, ये आरसीएम थोड़ी करेगा। प्रश्न नंबर 1, फिर मैंने क्यों किया? मेरी अपलाइन कौन है? मेरी कंपनी में मेरा बॉस जिसकी सैलरी 17,000 थी, उस समय के 13,000 अभी 2.25 लाख रुपए बराबर है इन्फ्लेशन के हिसाब से। मेरे बॉस की सैलरी 17,000, वो मेरी अपलाइन है। उनकी अपलाइन है भेरुजन करवाजी जिनके पास कपड़े की 2 फैक्ट्रियां थी। उनकी अपलाइन है बीसी छाबड़ा जी जिनका टर्नओवर पहले ही 50 करोड़ का था। ये सब लोग क्यों आए इस सिस्टम में? आपको लगता है कि अमीर आता ही नहीं, तो ये क्यों आ गए? आज इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं, क्योंकि हमें जो बताया गया वो आपको बताया ही नहीं गया। आपको क्या बताया गया? एक कंपनी होती है, कंज्यूमर होते हैं, बीच में मिडिलमैन होते हैं, मिडिलमैन को हटाओ, कंपनी से कंज्यूमर को मिलाओ, सीधा बेनिफिट हो जाता है, उसका कमीशन आपको मिल जाता है। पहले आप 2 आदमी को पकड़ो, 2 4 को पकड़ेंगे, 4 18 को उल्लू बनाएंगे, उल्लू बनते जाएंगे, फिर बढ़ जाएगी, टीम बढ़ जाएगी, तो फिर तुम रोयल्टी पे आओगे, रोयल्टी से टेक्निकल में आओगे, फिर तुम पर्ल स्टार पर एमराल बन जाओगे, फिर रूबी स्टार रूबी बन जाओगे, फिर सफायर बन जाओगे, 10 लाख रुपए की इनकम हो जाए। ऐसा प्लान आपको बताया? हमें ऐसा बताया ही नहीं। हमें जो बताया गया वो आज मैं बताने वाला। ये मुकेश कोठारी पागल नहीं था कि 13,000 के इनकम के बाद इस सिस्टम में आता, क्योंकि मेरे पास जो मेरे से पूछे गए थे प्रश्न, उसका एक का भी उत्तर नहीं। और मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न और आपके पास वो उत्तर नहीं है, तो माफ कीजिए, आपके पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है आगे जाने। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग जिंदा बचे अभी तक? हाथ खड़ा करो। प्रश्न देखो, मैं तो उल्टे पुल्टे प्रश्न करता रहता हूं, लेकिन मैं आपकी शक्लें देखता हूं। मैं संजीव जी सर, मैं उनको ना कितने लोग जिंदा हैं, तो कुछ लोग तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। कौन जिंदा है? कितने लोग जिंदा? हाथ खड़ा कर रहे हैं। जिंदा आदमी दोनों हाथ खड़ा करो, एक जिंदा की तरह बोलो, जिंदा आदमी की तरह लेना। टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो, तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, है ना? इसलिए जिंदा दिल रहिए। सुबह सुबह आप कभी किसी ऐसे आदमी से मिलना पसंद करते हैं जो पूरे दिन भर रोता रहता है, तो क्या वो नाम आप ही तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम दूसरों को समझ रहे हैं, दुनिया हमारे को समझ रही हो, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराते रहे। बिस्क मैडम देखो मुस्कुराती रहती है, इसलिए इमरान तक पहुंच गई, बाकी नहीं पहुंचती बाकी नहीं पहुंचती, क्योंकि मुस्कुराने वाले लोग ही मुस्कुराने वाले लोग को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी? तो अब क्या हुआ, ये मीटिंग कैसे चालू, मेरा कैसे प्लान चालू हुआ, मैं कैसे सिस्टम में आया, उसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंपनी में काम करता था, 9:45 पे ऑफिस पहुंचा, 10 बजे पंचिंग करनी थी। ये घोड़, ये भगवान ईश्वर, इसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी, है ना? ये क्या चाहता है हमें पता ही नहीं, इसकी इच्छा के बगैर पत्ता ही नहीं हिल सकता। तो क्या आप अपनी इच्छा से आए? इस गलत वीडियो में मत रहना। तुमने केवल अर्जी लगाई, मैं जाऊं क्या, पहुंचाना इसका काम है। तुम अर्जी लगाओ और ये कहे नहीं जाने दूंगा, तो इसके पास कितने हथियार हैं? बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, जन्म, मरण, पैदा होना, घटना होना, एक्सीडेंट होना, ये सब इसके हाथ। तुम यहां तक आ गए, इसकी मतलब मंजूरी किसकी थी? इसने कहा बेटा जा, आज कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, 5 दिन से बारिश आ रही थी, आज नहीं आने दूंगा। आप आ गए यहां पर द गॉड प्लानिंग। अब ये गॉड प्लानिंग सबके साथ होती है, हमें पता नहीं। मैं 9:45 पे पहुंचा और पार्किंग पे जाके स्कूटर का ब्रेक लगाया और देखने लगा कि स्कूटर कहां पार्क करूं, तभी मेरे बॉस की कार मेरे पास आके रुकी। इट्स हैपन वंस इन अ टाइम।
ये कभी कभी होता था, बॉस का तो कोई आने का टाइम ही नहीं था। लेकिन आज पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, मेरा बॉस मेरे पास में आके कार रोकी, कांच नीचे किया और धीरे से बोला, मुकेश 1 मिनट रुकना, गाड़ी पार करके आता हूं, काम। मैं खड़ा हो गया, अपने आप को गर्व समझ रहा था। मैंने कहा यार अपन कितने बड़े आदमी बन गए कि साला बॉस को भी अपने से काम पड़ता है। मैं वहां खड़ा हो गया, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। मेरा बॉस मेरे पास आया और धीरे से पूछा, मुकेश रात भर नींद नहीं है, बहुत परेशान। मैंने कहा क्यों नींद नहीं आई सर? तो यार मुझे ना अपने बेटे को ना पायलट बनाना, पायलट 25 लाख रुपए लगते हैं, अभी 1 करोड़ लगते हैं, उस जमाने की बात बता रहा हूं, 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा सर वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय है, पायलट का बहुत अच्छा स्कोप है और आपको 100% बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए यार? 17,000 सैलरी है, रात भर कैलकुलेटर लेकर बैठा हूं, 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस कर रहा हूं, सारा 25 इकट्ठे ही नहीं हो रहे और तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर नहीं हो रहे इकट्ठे। फिर दादाजी ठीक कहते। मैंने कहा क्या कहते थे दादा? दादाजी कहते थे कि पोते बेटे ने बात नहीं मानी, तू मान लेना, जीवन में मजा लेना है, सपने पूरे करने हैं तो नौकरी मत करना, क्योंकि नौकरी केवल इंश्योरेंस है जो तुझे कभी मरने नहीं देगी, लेकिन नौकरी तुझे आजादी से कभी जीने नहीं देगी, चाहे तू कितना भी सक्षम हो। फिर भी मैंने अपने दादाजी की बात नहीं मानी और नौकरी कर ली। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? बिजनेस। मैं बॉस को थोड़ा चढ़ा रहा था, क्योंकि मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, बॉस मैनेजर, जो ही वो नौकरी छोड़े अपन जाकर विराजमान। तो मैंने कहा सर नौकरी छोड़ेंगे? तो बॉस ने कहा नहीं नहीं नहीं, नौकरी नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्यों? अरे कार का लोन चल रहा है, मकान का लोन चल रहा है, बच्चे बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी, कैसे नौकरी छोड़ेंगे? मैंने कहा क्या करेंगे फिर? अब तो कुछ पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पार्ट टाइम कोई बिजनेस नहीं होता। वो का होता है, यहां से कहानी चालू। पार्ट टाइम बिजनेस नहीं होता, होता है। अगली संडे के दिन मेरे पुराने दोस्त मेरे घर पर आए थे, उन्होंने ऐसा कारोबार बताया जो नौकरी के साथ किया जा सकता। मैं गौर के सुनने लगा, क्योंकि मैं नौकरी वाला था और मैं बचपन से बिजनेस करता था। मेरे तो सपनों को मेरे पिताजी के द्वारा दबाया गया। तो मैं सोचने लगा यार क्या बताने वाले कि एक ऐसा कारोबार है जो नौकरी के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा और उसमें ना दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं और अट्रैक्ट हुआ, दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं। फिर उसने क्या बोला? पैसा लगाने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? हिसाब किताब रखने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे तेज हंसी आ गई। मैंने कहा पागल बना के चला गया इसको। जो जो भी व्यापार में होता है ये सबकी ये मना कर रहा। व्यापार तो मैं पहले कर चुका था, मुझे पता है सारी चीजें होती है व्यापार में, और ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहा। फिर भी मैंने मेरी अपनी हंसी को कंट्रोल में रखा, क्योंकि बॉस था, बॉस के हाथ में इंक्रीमेंट था, ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहता था। मैंने कहा सर फिर वो आपने चालू कर दिया? नहीं रे यार नहीं चालू किया, एक्सपीरियंस नहीं है ना। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे को बिजनेस का अनुभव नहीं है। मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा क्या कह दिया? मैंने उनको कह दिया अगले संडे वापस आना, मेरा भाई है मुकेश कोठारी जो बचपन से करता है बिजनेस, अगले संडे उसको पकड़ कर लाऊंगा, उसे बताना प्लान, और मेरा भाई कहेगा कर ले तो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। इसलिए संडे के दिन सुबह 10 बजे घर पर आना है। उसने मुझे इनवाइट कर दिया और मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि मुझे भी इनवाइट कर दिया, और मैं अपना सीना फुलाता जा रहा हूं। मैंने कहा अपन कितने बड़े आदमी बन गए कि बॉस को भी कोई निर्णय लेना होता तो अपने से पूछता। और मैं 6 दिन तक एक्साइटेड इंतजार करने लगा कि कब संडे आए और मैं बॉस का बॉस बनकर जाऊं। मैंने भाई साहब तैयारी की 6 दिन तक, बॉस के पास कैसे जाना है, कौन सी नई डायरी लेकर जाना है, पेन लेकर जाना है, सारे लोगों को लगना चाहिए कि बॉस से ज्यादा बड़ा बॉस ये है। और मैंने अपनी शादी वाली टाई निकाली, रात भर उसे धोई, प्रेस की, और नई डायरी नया पेन लेकर साथ में कैलकुलेटर लेकर पहली मीटिंग में पहुंचा। कैलकुलेटर लेकर, मैंने कहा बॉस ने विश्वास करके पूछा तो कई तरह की जानकारी एनालिसिस करके देंगे। और मैंने पूरी तैयारी के साथ मैं पहली मीटिंग में गया, इतना एक्साइटेड था कि 15 मिनट पहले पहुंच गया, जिसकी मीटिंग थी वो खुद ही नहीं आया।
और मैं पहली सीट पर जाकर बैठ गया, पहली सीट पर। मेरे बाद आयोजक आया, 15 आदमी मेरे बाद आए, फिर 4 कार्टून अंदर घुसे, चारों ने गर्मी में सूट पहन रखा। मैं फुल टेंशन में, मैंने कहा किस प्रदेश के आदमी हैं, इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही, इन्होंने कोट पैंट क्यों पहना है। दिमाग से पूछा तो दिमाग ने कहा माइंड यूर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लेने देना, जिस काम के लिए आया वो काम कर। मैं चुपचाप बैठ गया। तभी पहला कार्टून सामने आया, पहला कार्टून सामने आया, आते क्या बोलता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे तेज हंसी आ गई। मैंने कहा पागलों ने जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया। अब जोश को तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, रेट कैसे डिसाइड करेंगे, कितने ग्राम किसको दिया, कैसे हिसाब किताब होगा, जिसको दिया मिला कि नहीं मिला, कैसे पता चलेगा जोश का बिजनेस। ये जोश का बिजनेस हो नहीं सकता। मैं सोच ही रहा था, तब तक उसने कार्टून नंबर 2 को बुलाया। कार्टून नंबर 2 उससे भी बड़ा कार्टून। वो आके क्या होता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ जोरदार तालियां। अरे मैंने कहा पागल आदमी, मैं तुझे ताली बजाने वाला नजर आ रहा हूं और मैं क्यों बजाऊं ताली, तूने ऐसी क्या बात की जो मैं ताली बजाऊं। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई, मैंने कसम खा ली साला तू कितना भी चिल्ला मैं ताली नहीं बजाऊंगा। यहां पर भी जो ताली नहीं बजा रहे मेरे सगे भाई हैं, ताली नहीं बजाने वाले भाई भाई, और हमने एक भी ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून, उससे भी बड़ा कार्टून, वो क्या बोलता, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना। मैं भी अभी तक आपको नहीं बता रहा हूं करना क्या, सब कुछ सेम टू सेम। तीसरा कार्टून गया, अब उससे भी बड़ा कार्टून चौथा, सबसे बड़ा वाला लास्ट में आता है। यहां सबसे लास्ट में कौन आया, हो गया चौथा नंबर का कार्टून, सबसे बड़ा कार्टून, वो सबसे लास्ट में आया। वो क्या बोलता है, दोस्तों आज की सेमिनार समाप्त हुई। समाप्त हुई? अरे मैंने पागलों बताओ तो सही करना क्या है, सेमिनार ही समाप्त कर दी। मैं फुल टेंशन में आ गया, मेरे पूरे चेहरे पे पसीना आ गया, क्योंकि मेरे बॉस ने क्यों बुलाया था मुझे, समझकर राय देने के लिए। अब साला मुझे खुद को समझ में नहीं आया, अब बॉस को क्या खाकर राय देंगे। मैंने कहा यार मुकेश कोठारी चुपचाप भाग जा, नहीं तो सबके सामने प्रश्न पूछ लिया इंसल्ट हो जाएगी, अकेले में तो बॉस थप्पड़ भी मार लेगा, कौन देखेगा। मैंने डायरी को लगाया चेहरे के आगे, गायब। पहली सेमिनार समाप्त हुई, कुछ समझ में नहीं। मैं तो भूल ही गया था बुरा समझा, सपना समझ के कि आज से कुछ होता। लेकिन अगले दिन ऑफिस में बॉस आगे होकर मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रख के कहता है, और मुकेश कल कैसा लगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि बॉस ओरिजिनल प्रश्न ही भूल गए। पूछना क्या चाहिए उसे, पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, और पूछा क्या, कैसा लगा। कैसा लगा में तो हम इंडियन इतने एक्सपर्ट हैं कि जिस बारे में पता नहीं उसके बारे में भी अपनी राय दे देते हैं। कैसा लगा ये भी कोई उत्तर है, कैसा लगा। हमारी बहनें रात दिन ऐसे उत्तर देती है, इनके जितना झूठ पृथ्वी पर कोई नहीं बोल सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं एग्जांपल देकर देता हूं। जैसे मेरी बहनें यहां पर बैठी है, आपकी एक सहेली नई साड़ी लेकर आई है, अब साड़ी का कलर उसके चेहरे से बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे डायन आई, लेकिन वो साड़ी पहनकर तुम्हारे पास आती है और कहती है कैसे लग रही हूं, भगवान कसम है आपको बताना क्या बोलते हो, भगवान की कसम हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, हाँ वेरी गुड, कहां से लाए, और बेचारी को चढ़ा देते चने के झाड़ पर, उसको खुद को ही पता नहीं। हम सोचते हैं साड़ी इसकी, पहन इसने रखी, पैसा इसका लग रहा, लग ये रही है, मेरे बाप का जा क्या रहा, जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में भी अपनी राय पूरी परफेक्ट देते हैं, या सोनो ऐसे परफेक्ट राय दे देते। तो मेरे दोस्त ने कहा कल कैसा लगा, मैंने कहा बॉस अगली बार जब भी ऐसे कोई कार्टून आए तो मुझे जरूर बुलाया जाए, बहुत सीखने का मौका मिला जीवन के अंदर। तो ऐसे उल्टे पुल्टे डायलॉग बोल दिए, लेकिन वो मेरा बॉस था, मैं ये भूल गया। बाप तो बाप ही होता ना, उसने कहा फालतू की बात मत कर, सच बताना। तुम्हारी सहेली भी बोलती, मुझे खुश करने के लिए बोल रही कि वास्तव में
तो तुम क्या बोलते हो, भगवान की कसम। भगवान को भी डाल दिया। तो मेरे बॉस ने कहा सच सच बता। मैंने कहा बॉस आपको पता होना चाहिए कि मुझे झूठ बोलने की आदत ही नहीं, मैं एकदम सच्ची बोलता हूं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कोई रिस्क लगी क्या? मैंने कहा नो रिस्क सर, कोई रिस्क नहीं। अच्छा कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई टेंशन? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। ठीक है फिर 1500 रुपए दे। 1500 रुपए दे? मैंने कहा क्यों? बोले जिसको भी मजा आता देना पड़ता। और मैंने कहा यार ये तो टर्म्स एंड कंडीशन पहले बताते हो तो साला मना कर देते अपन को क्या पता मजा आ गया, अब ये 1500 रुपए देने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बॉस को बोलता हूं पैसे नहीं है। तभी याद आया तो मेरा बॉस है, इसको बोलूंगा पैसे नहीं है तो कहेगा सैलरी से काट लेंगे जा। और मैं तो चारों तरफ से फंस गया, प्रश्न सारे पूछ ली। और मैंने बड़े दिल पर भारी पत्थर रखते हुए 1500 रुपए निकाले और बॉस को दिया। बॉस ने कपड़े की 3 किट दी, एक जिसमें 3 जोड़ी कपड़े, पैंट पीस शर्ट पीस। और मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कपड़े बनाने वाली कपड़े थी और मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, पूरी दुनिया में कपड़े बेचता था। आज मेरे बॉस ने मुझे बेच दिया और मैं 3 जोड़ी कपड़े लेकर स्कूटर पे टांग दिया। स्कूटर पे टांग कर मैं घर के लिए रवाना हुआ। अब मैं, जब हम पागल बन जाते हैं तो एनालिसिस करते हैं, है ना। तो मैंने स्कूटर को टांग दी, स्कूटर पे किट को टांग दिया और मेरा ऐसे स्कूटर चलने लगा। चलते चलते मेरा दिमाग और दिल बात करने लगे। दिमाग ने कहा फंस गया ना। दिल ने कहा यार भाई क्या करता, बॉस था यार, बॉस के सामने कैसे मना करता। अरे फिर भी कुछ भी कह सकता था। अरे मैंने क्या कह सकता था यार। आपस में झगड़ा कर रहा, दिल दिमाग चल रहा, स्कूटर ना चल रहा। स्कूटर चलते चलते एकदम घर के पास पहुंच गए। घर के पास पहुंचते ही मेरी बीवी मुझे दूर से ही नजर आ गई। मेरा दिमाग गायब हो गया। अब दिल बच गए, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बीवी ने मेरे से 60 रुपए मांगे थे और मैं बीवी से कह के गया डार्लिंग पैसे नहीं है, सैलरी आने पे देंगे। अब मैं 1500 रुपए के कपड़े खुद के लिए खरीद के लाया और अब अगर ये बात बीवी को पता चल गई तो बीवी मेरे पूरे खानदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे पेश करेगी। मैंने कहा पूरे खानदान को लपेटा जाएगा इसके अंदर। मैंने कहा बीवी को बताएंगे कि नहीं कि कपड़ा लेकर आए। मैंने बाहरी वेंटिलेटर पर किट को फेंक दी, किसी ने फेंकते हुए देख ली, वो लेके भाग गए। मेरी पहली किटी मेरे पास नहीं आई और मैं आपको भाषण दे रहा हूं, द गॉड प्लान। अगले दिन बॉस ऑफिस में, किट लेने के बाद बॉस के व्यवहार में इतना परिवर्तन आया, ऐसा लगने लगा जैसे बॉस की मैं प्रेमिका। पता नहीं किट में क्या खास बात थी। किट लेने के बाद बॉस थोड़ी देर में मेरे आसपास चक्कर रखा था और बार बार थोड़ी देर में आके कहता और मुकेश तूने जो किट लिया ना वो छोटी मोटी किट नहीं है। गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तेरी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तेरा होगा। आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई है। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। 20 रुपए का एक टिकट है। बड़ी मुश्किल से 2 टिकट अपलाइन से छीन कर लाया हूं, क्योंकि मुझे पता है कोई जाए ना जाए 2 जरूर जाएंगे, एक मैं एक तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, ये मुझे पहले ही पता था। चलेगा ना? अरे मैंने कहा ये कैसा इन्विटेशन है मेरे बाप। पहले कह रहा कॉन्फिडेंस है, बाद में कहेगा चलेगा क्या। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा, दही दी मां का दही बना दिया, साला जवाब क्या दे। लेकिन मैं भी होशियार आदमी था, मैंने भी डायलॉग बोल दिया, सर आप बुलाएं और हम ना आए। पूरी दुनिया में इंसान ही ऐसी शख्सियत है जो बोल कुछ और सकती है और कर कुछ और सकती। बंदर के पास ऐसी ताकत नहीं होती, टाइगर के पास ऐसी ताकत नहीं होती, हाथी के पास ऐसी ताकत नहीं होती। वो जो सोचते हैं वही करते हैं। लेकिन इंसान एक अलग तरह की शख्सियत, ये बोल कुछ और सकता है, कर कुछ और सकता है। ऊपर से तो बोला सर आप कैसी बात कर दी, सर आप बुलाए और हम ना आए। और मनी मन सोच रहा था साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपए दिए थे, अब तेरा बाप भी कहीं बुलाए तो मैं कहीं जाने वाला नहीं। मन में सोच रहा हूं ये।
और ऊपर से बोल रहा हूं कुछ चाहता नहीं था। रूल नंबर 2, फॉलो। ये मुकेश कोठारी सिर्फ फॉलो की वजह से आया, और मेरे अपलाइन के पास जो पैसेज था ना, वो पृथ्वी में किसी के पास नहीं पैसे नहीं। मेरा अपलाइन, जब मैं अगले दिन मीटिंग में नहीं जाता था, मेरा अपलाइन मेरे पास आता था और कहता था, मुकेश कल आया नहीं यार, 20 रुपए भी जेब के लग गए, आना चाहिए यार तुझे। मैंने कहा बॉस आप कैसे सोच सकते, आप बुलाएं और हम ना। बॉस खाना चाहता, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या करूं बॉस, जो ही मैंने स्कूटर बाहर निकाला, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। 8 बज गए थे, मैकेनिक की दुकान भी बंद हो गई थी। अब बताइए 5 किलोमीटर दूर में कैसे आ। बॉस को पता था ये मैं झूठ बोल रहा हूं, और तुम भी जब झूठ बोलते हो तो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझने की कोशिश मत करना कि मैंने एक्टिंग कर ली है। सामने वाला तुम्हारा थोबड़ा देखकर समझ जाता है ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही। और आप अपने आप को अमिताभ बच्चन मत समझ लेना कि आपने कोई एक्टिंग कर ली है। अरे इंसान के पास ऐसे सेंसर होते हैं कि जब हमारे सामने कोई झूठ बोलता है ना, तो हम तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन हम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी का प्रतिकार नहीं करते, है ना। हम सोचते चलो ये इसमें खुश है तो खुश रहने दो। तो मेरे बॉस को पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी बॉस ऐसे रिएक्ट करता था जैसे मैं सच बोल। सिंसियरली स्कूटर खराब हो गया था। अरे भाई मशीनरी है, पिछले महीने मेरी भी खराब हो गई, 2500 रुपए लगे। अब बताओ इसमें तो तेरी गलती क्या है, तेरे को क्या कहूं। चल कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है। पहली बात में उलझोगे तो आगे इनविटेशन कैसे दोगे। आज तो आएगा, हाँ यस आज तो आएंगे ना सर। अगले दिन जाता नहीं, बहुत अगले दिन क्यों नहीं आया सर। मैंने कहा यार वो वाइफ की तबीयत खराब है। वो उसको पता मैं झूठ बोल, भाभी जी की कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। अरे भाई पहली बार गर्व होता है कि मेरे दोस्त सही, पति हो तो तेरे जैसा। पत्नी की तबीयत खराब हो तो घर पे रुक जाता। वेरी गुड डिसीजन। कोई बात नहीं आया तो मीटिंग तो आज भी। अगले दिन क्यों नहीं आया सर, मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वेरी गुड डिसीजन, मीटिंग तो आज भी। वो मुझे रोज बुलाता था और मैं रोज बहाने बनाता, लेकिन उसके प्रतिकार नहीं करने से मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करता था, लेकिन अब मैं रोज सुबह उठकर ये पता करता था कि आज क्या बहाना बनाऊं। मेरा पहला काम ही ये हो गया, मेडिटेशन साइड में चला गया। मैंने कहा चलो अगर आज बॉस बोलेगा तो आज क्या बहाना बनाएंगे। और मैं पहले बहाना तैयार करके रखता था कि आज बोलेगा आज ये बहाना, आज ये बहाना। और मैं इतना होशियार था कि मैंने ऐसे ऐसे बहाने बनाए जो कभी पैदा नहीं हुए उनको भी मार दिया। सर आज पड़ोसी मर गया, आज दाएं वाला मर गया, आज बाएं वाला खन खास मचाते मचाते 15 दिन बिता दिया। 15 दिन तक एक भी मीटिंग में नहीं गया। बॉस को पता था अब ये थक गया हो। आज भी यहां पर कई लोग आए होंगे जो मना करते करते थक गए हो, आज तो चलते नहीं तो पोल खुल जाएगी। और मेरे बॉस को पता था कि अब ये शर्म से ही आएगा, लेकिन आएगा। तो एक दिन उसने मुझे फोन किया लैंडलाइन पर, मोबाइल नहीं होता था उस जमाने में, लैंडलाइन पर कॉल किया, मुकेश गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। अरे तेरे घर के बाहर से निकला था, ड्राइंग रूम से कोई आवाज नहीं आ रही, आज कोई मेहमान तो नहीं आया। मैंने कहा सर आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके ओके ओके, तू सुबह सुबह स्कूटर पे दूध लेने जा रहा था, तेरा स्कूटर ठीक काम कर रहा है। मैंने कहा सर स्कूटर तो ठीक काम कर रहा है। ओके ओके, तू 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 और तेरी बीवी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है ना। मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक है, आ जा। अब मुझे लगा कि साला आज अगर कुछ बोला तो 15 दिन की पूरी मेहनत खराब। आज ऐसा करते हैं, चलते हैं, 2-4 कमियां ढूंढेंगे और बॉस को कह देंगे कि बॉस मैं नहीं करूंगा। इस विचार से मैं आया था, यहां पर भी कुछ लोग इस विचार से आए हैं। तो मैं आया, बैठ गया। काउंसलिंग मीटिंग चल रही थी संजीव जी, काउंसलिंग 1 to 1 अपलाइन के साथ। तो एक सेमिनार नहीं थी, 8-9 लोग बैठे थे। तो मेरे बॉस सबसे पूछ रहा था भाई तुम्हारा क्या प्लानिंग है, तुम्हारा क्या टारगेट है, तुमने कितनी ज्वाइनिंग कराई, अगले महीने की क्या टारगेट है। ऐसे बात। मेरा नंबर आया 90 नंबर पे, मैं खड़ा हो गया। बॉस ने कहा अरे यार तुम कुछ करते क्यों नहीं, देखो इनकी 6 ज्वाइनिंग हो गई, इनकी 8 हो गई, इनकी 9 हो गई। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बॉस
बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, उनको बोलो बॉस इस काम को मैं नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते बोला क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा बॉस जब से आपने ये काम चालू किया है मेरे सपने में आप ही आते हैं। तो बॉस ने कहा क्या आता सपने में? मैंने कहा बॉस सपने में आता है सर, बॉस बुरा मानोगे आप इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। अरे नहीं मानूंगा, बुरा बताना। मैंने कहा बॉस सपने में आता है कि ना आप बर्बाद हो गए हो आरती में, आपकी गाड़ी बिक गई है, आपका बंगला बिक गया है, नौकरी से आपको बाहर निकाल दिया गया है, बीवी बड़ी परेशान है, बीवी ने कॉटन की फटी हुई साड़ी पहनती है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब आपके पास केवल साइकिल बची है सपने में। बहुत ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे देख रहा, फिर धीरे से बोला और आगे? सर अब आप एक ही काम करते हैं सपने में, रोज कपड़े की गांठ बांध लेते हैं और गांव गांव कपड़े बेचने निकलते हैं और आवाज लगाते हैं कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो कपड़े। वो थोड़ा मुस्कुराया, उसने कंधे पर हाथ रख के बोला कितना मेहनती है तू। मैंने कहा सर मैंने कहा मेहनत की? अरे इतने बुरे बुरे सपने देखना कम मेहनत का काम नहीं। और फिर गुस्से से क्या बोला, प्रेम से बोलते एकदम गुस्सा आया, साले पागल हो गया तू, क्या समझता अपने आप को? एक बार मेरे से तो पूछ लेता तेरा बॉस हूं, तेरे पास जो है वो तो सब मेरे पास भी है, फिर मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? क्या जरूरत है? क्या मेरे से नहीं पूछना चाहिए? किस चीज की गलतफहमी है तुझे? तू बीकॉम, आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, तेरी एज 27 साल, मेरी 35 साल, तेरे काम का अनुभव 7 साल, मेरा 15 साल, तेरी सैलरी 13,000, मेरी 17,000। साला एक चीज ऐसी नहीं जो मेरे से आगे है, तू मेरे से नहीं पूछना चाहिए। एकदम एहसास हुआ, मैंने कहा ये गलती हो गई, बॉस सॉरी, बताइए ना आपने क्यों किया इसे? तो बॉस ने मुझे धीरे से बोला भैया मैंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर नहीं है जो इस सिस्टम में आने के बाद मुझे मिल गया। मैंने कहा कौन सा प्रश्न? दुनिया में अमीर बनने का एक ही फॉर्मूला है, दूसरा बना ही नहीं। दुनिया में अमीर बनने का फॉर्मूला ही एक है, दूसरा बना ही नहीं। और जो एक फॉर्मूला है ना, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, दुनिया के किसी लेक्चरर ने अपने स्टूडेंट को नहीं बताया। दुनिया में सब बताते हैं कि अमीरों के यहां नौकरी करने के तरीके क्या क्या है, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अमीर बनने का तरीका क्या है। मैं घोर के सुनने लगा, ये क्या बोल दिया इसने? अमीर बनने का एक ही प्रिंसिपल है और मुझे पता नहीं। मैंने कहा सर क्या प्रिंसिपल है ऐसा? उसने कहा एक ही प्रिंसिपल है, वो ये है